हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका घटना चक्र के सीरीज़ में। आज हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स में से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट सिविल सर्विसेज से, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले उनकी थ्योरीज को देखेंगे। ये सारे आप देख पा रहे होंगे, है ना। एंड इसमें जो पूछे गए हैं, ये देखिए आईएएस का क्वेश्चंस है, एंड ये यूपीपीएससी का, ये बीपीएससी का, एंड ये आरओ का क्वेश्चन है, एआरओ का क्वेश्चन है, एंड आईएएस प्री का क्वेश्चन है, एंड बीपीएससी। देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट जो सिविल सर्विसेज में ये छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्ज़ाम है, एंड उत्तराखंड पीएससी, मतलब डिफरेंट जो पीएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो मैकेनिक्स से रिलेटेड जो है आपको जो फंडामेंटल्स है उनको क्लियर कर देंगे। ये एमपीपीएससी के क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। तो आज है हमारा थर्ड वीडियो जो मैकेनिक्स पर है। एंड इससे पहले हमने जो है 2 वीडियो बना चुके हैं जो जनरल साइंस से था। जनरल साइंस स्टार्ट किया था अभी, और इसमें 2 वीडियो बन चुका है आपका। फर्स्ट है मेजरमेंट एंड यूनिट से, इससे रिलेटेड जो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आ चुके हैं। देन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एंड इसके स्केल्स है। आज है हमारा थर्ड टॉपिक मैकेनिक्स पे। तो आप जो है इसको कंप्लीट देखिए। और जो है ये पूरे जो अभी जो फिजिक्स का सेक्शन चल रहा है, देन केमिस्ट्री एंड ये बायो का सेक्शन है, बायोलॉजी का सेक्शन है। तो ट्राई करेंगे कि जो ये है जनरल साइंस, तो इसमें उतना हमें जो है पीएचडी नहीं करना होगा सिलेबस में या चीज़ों में। हमें बस क्या करना है कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है ताकि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाए इजीली। तो सारे सेक्शन को ट्राई करेंगे, क्योंकि जो है ये पोर्शन करते ही काफ़ी टाइम ले लेगा। तो ट्राई करेंगे कि बीच में अल्टरनेटिव बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री के भी जो है वीडियो दे दिया जाए आप लोगों को। एंड जो है अभी जो है इस सीरीज़ का ये है, इसमें डिसाइड किया है कि इसमें जो ये 4 बुक देख पा रहे होंगे, इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी गवर्नेंस एंड ये जनरल साइंस, दैन ये ज्योग्राफी। तो अभी स्टार्ट किया है जनरल साइंस से, इसको ख़त्म करेंगे। देन फिर ये चारों को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, ये टारगेट है। तो आप इनको कंप्लीट देखा कीजिए, एंड इससे रिलेटेड जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया कीजिए। आप अगर डिफरेंट मॉक टेस्ट लगाएंगे एंड जो आपसे जो रिलेटेड जो टेस्ट में होगा, जितने क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का ये है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? मैकेनिक्स। जो दोस्तों जो मैकेनिक्स है ये फिजिक्स में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रूप में पढ़ते हैं, लेकिन हमें उतना कॉम्प्रिहेंसिव रूप में यहाँ नहीं पढ़ना है। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स का बस उतनी ही पोर्शन को पढ़ेंगे जितनी हमारी क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ताकि हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो हमारे पिछले जो एग्ज़ाम्स में है, जो पूछे गए हैं। हम जिन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन क्वेश्चंस को ईजीली सॉल्व कर देंगे। तो मैकेनिक्स में पढ़ेंगे मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी। आप सोच रहे होंगे ये इतना सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों? आपने ये क्या है 9th-10th में ये पढ़े होंगे, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप 12th में, फिर इंजीनियरिंग में, बाकी चीज़ों में जो मेडिकल वाले हैं वो पढ़े होंगे। लेकिन जो बहुत लोगों को है ना, इतने टाइम होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें जो काफ़ी फंडामेंटल है भूल जाते हैं। तो सिर्फ आप अकेला इंसान नहीं होंगे जो भूल जाते होंगे, ये हज़ारों लोग हैं जो भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें है कि उनको क्या करता है यूपीएससी बाकी सिविल सर्विसेज जो है उनके जो है चेक करने के लिए कि आपकी याददाश्त कितनी कमज़ोर है, या फिर आपको सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है, आपने रिवीजन करा है नहीं किया, कितना अवेयरनेस है आप में। तो उन चीज़ों के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख लेंगे कि क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, लेवल क्या है, आगे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे। तो मैकेनिक्स क्या होता है? बेसिकली जो बिहेवियर है मैटर का, जो बिहेवियर का जो मैटर का या ऑब्जेक्ट का जो है, उसमें जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं किसके द्वारा, जो फोर्स उसमें अप्लाइड कर रहा है या फिर उसके डिस्प्लेसमेंट जो उसमें चेंज हो रहा है, तो उनके द्वारा जो बॉडी में जो क्या है, उसके बिहेवियर में जो बॉडी के चेंज आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होता है तो मैकेनिक्स में हम देखते हैं। मैकेनिक्स क्या है बेसिकली कि बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब बॉडी में फोर्स लगेगा, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑफ बॉडीज ऑन देयर एनवायरनमेंट। तो मैकेनिक्स का बेसिकली मतलब ये है कि आप ये समझिए कि कोई बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इस पे जब हमने एक फोर्स लगाया
तो क्या होगा, ये मूव करेगा, अगर मूव नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट तो क्या करेगा, ये डिफॉर्म करेगा। तो उसमें जो चेंजेस आएगा तो उन चीज़ों को कहाँ पे स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। तो ये फिजिक्स का काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का टॉपिक हुआ करता है। तो आपको दो चीज़ के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक वेट एंड मास के बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपने जो पढ़े होंगे पहले कि जो वेट है, जो कोई भी मास को अगर हम क्या ले जाते हैं, चांद में, चंद्रयान के थ्रू चांद में जाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लेनेट में जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे हमारा जो है वेट घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। बट एट द सेम टाइम हमारा जो मास है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इन सब के बारे में आपको क्या है, ये जो क्या है कि ये डिफरेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए। जो वेट है, वेट जो हमेशा जो वेट जो बात करते हैं वो ग्रेविटी से रिलेटेड बात करते हैं। किस चीज़ से, ग्रेविटी से रिलेटेड बात करते हैं। वो जो छोटी वाली जो जी होता है ना, जिसकी वैल्यू आप बोलते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होता है इस पर डिपेंड करता है, वो वेट होता है। वेट मतलब वेट का जो है, बॉडी का जो भी मास है वो उसके साथ मल्टीप्लाई जी। अब जी की वैल्यू अलग अलग प्लेनेट में, अलग अलग पोल में, अलग अलग जगह अलग अलग होता है, उसी तरीके से आपका वेट चेंज होगा। बट एट द सेम टाइम मास ऑलवेज कांस्टेंट। तो मास हमेशा क्या होगा, बॉडी का दरम्यान हमेशा कांस्टेंट होगा। जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो हमेशा कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये हो गया मास एंड वेट के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो है वेट को करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, मतलब जो है ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है अर्थ पे, ठीक है, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा। मास क्या होता है कि बॉडी में जो एक्चुअल मैटर है, जो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसमें उसका जो वजन होगा, मास, वो कहलाएगा। ठीक है, इट इज़ जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास है स्केलर क्वांटिटी। एंड जो है वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं एंड किलोग्राम में वजन करते हैं, किसको, मास को। न्यूटन में क्यों मेजर करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, एक mg मीन्स क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स किस चीज़ का, ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको वेट एंड मास के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आप अगर जी की वैल्यू अगर हमने कर दिया 1/10, तो वेट क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक, देन अगर ये इस एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज़ों को आप याद रखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है कि आप मान लो कि ये कोई पाथ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ भी एक रास्ता है और ये भी एक रास्ता है। तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे घूम के जा रहे हो, फिर ऐसे जा रहे हो। एक रास्ता ये भी है कि आपने सीधा चला गया। तो इस केस में क्या हो जाता है कि आपने इस तरीके से गए हो या फिर ऐसे गए हो, बट एट द सेम टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, मतलब शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा, निम्नतम दूरी किसी दो बिंदु के बीच में, ये क्या है, सबसे निम्नतम दूरी है। लेकिन ये ऐसे ट्रैवल करके गया आपने, तो ये क्या किया आपने, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको दूरी बोलते हैं। आप क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस आप जो दूरी ट्रेवल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जो आप जो शॉर्टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है आपका, ठीक है, आप यहाँ पे ए में, आपको बी पोजीशन में जाना है। आप कैसे कहीं जाएंगे, या तो ऐसे चले जाएंगे या फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी तब भी जाएंगे, तब भी आपका क्या होगा, ये मान लीजिए कि उसका रेडियस आर होगा तो 2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन आपका जो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये जो आप जो सर्कल कवर कर रहे हो, तो वो आ जाएगा आपको डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये एक बात याद रखेंगे कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, जबकि डिस्टेंस जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा।
और वेक्टर एंड स्केलर में ये डिफरेंस है कि वेक्टर में क्या होता है कि एक मैग्नीट्यूड भी होगा एंड उसमें डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड मीन्स अमाउंट कितना है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। बट डिस्टेंस में क्या होगा, बट स्केलर में क्या होगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो अमाउंट बता देगा कि 5 किलो 10 किलो। लेकिन क्या होगा इसमें वेक्टर में वो जो अमाउंट है वो भी बताएगा और उसके डायरेक्शन भी। तो वेक्टर एंड स्केलर के बीच में ये डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड आएंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या है कि सबसे पहला कि जो है आप जो ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया था कि आपको ए से बी में जाना है, अगर आपने ऐसा गया तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में ये है। लेकिन डिस्टेंस अगर इतने ट्रेवल किए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। अगर आपने ऐसे ही गया तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। लेकिन आपने अगर ऐसा गया तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस अब यहाँ पे सेम नहीं रहेगा। तो वही है कि आप क्या कर रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली किसका, वेक्टर एंड स्केलर का खेल हो पा रहा है। लेकिन उसी तरीके से क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का डिफिनेशन आप अगर सिंपली अगर देखें तो जनरली आप अपने जो डेली लाइफ में मानते हो कि वेलोसिटी एंड डिस्टेंस स्पीड जो है सेम है होता है डेली लाइफ में, बट वो फिजिक्स के टर्म में सेम नहीं होता है। जो आप स्पीड कहते हो क्या कहते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर सेकेंड, या फिर जो कह रहे हो कि ट्रेवल डिस्टेंस, आप कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, उस और कितने टाइम के रेस्पेक्ट में। मान लो कि एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया टाइम के रेस्पेक्ट में टी, तो ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी। अब आप उसको क्या कह रहे हो, स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन जो क्या होगा, जो ये जब वेलोसिटी होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जबकि स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस जो आप दूरी जो ट्रेवल कर रहे हो उतना बटे टाइम। तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम का टाइम सेकेंड हो जाएगा एंड डिस्टेंस मीटर में हो जाएगा। नाउ अब देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कि एक्सेलरेशन को आप सीधा देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब आपकी जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा बार बार, तो उस चीज़ में मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी में ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या है, यू है, एंड वो ट्रेवल किया बी, और कितने टाइम में, टी टाइम में। तो उसको जो एक्सेलरेशन हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज। क्या कह रहा है कि उसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका एक्सेलरेशन ए से डिनोट कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, फाइनल में क्या है, v माइनस इनिशियल u बाई टी। तो ये इसका फॉर्मूला भी निकल गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया कि स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं ये वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या एक डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको लिखते हैं मीटर सेकेंड के पावर -2। तो वही नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो माइनस में शो करते हैं। तो ये हो गए एक्सेलरेशन के बारे में। तो अब तक क्या क्या चीज़ें कवर हो गया कि वेट एंड मास के बीच में डिफरेंस देख लिया कि वेट जो है ग्रेविटी से रिलेटेड टर्म है, जबकि जो मास है अमाउंट ऑफ मैटर कितना सब्सटेंस है उससे रिलेटेड टर्म है। एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देख लिया डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है शॉर्टेस्ट यानी मिनिमम डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितना भी ट्रेवल कर रहे हो आप अपनी जर्नी में, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। और जो है आप अगर कोई सर्कल में ऐसे ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो आप अगर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसी पॉइंट में आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो। तो ये भी बात को याद रखेंगे। देन हमने देखा क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी को। देन एक्सेलरेशन को देख लिया। नाउ अब बात करेंगे कि न्यूटन्स के लॉज के बारे में। न्यूटन्स के कितने लॉज है, 3 लॉ है। मैं उसको एक बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा। न्यूटन के कितने लॉ है,
3 लॉ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट जो है वो बेसिकली किसके बारे में बताता है, इनर्शिया। आपको जो याद रखना है कि फर्स्ट लॉ किस चीज़ के बारे में बताता है, इनर्शिया के बारे में। सेकेंड लॉ किसके बारे में बताता है, फोर्स का डिफिनेशन देता है, तो मतलब फोर्स का जो एक्सप्रेशन है फोर्स के बारे में बताता है। और थर्ड लॉ किस चीज़ के बारे में बताता है, जो है इक्वल एंड ऑपोजिट जो रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वो थर्ड लॉ बताता है, एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसे बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। जो है फर्स्ट लॉ जो कहता है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है या फिर मूविंग कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है कर रहा है कि रेस्ट में है या फिर मूविंग कर रहा है, तो ये हमेशा भाई साहब ऐसे ही रहना चाहेगा। कैसे रहना चाहेगा कि ये ना तो मूव करना चाहेगा ना ही क्या करना चाहेगा, अगर वो मूविंग है तो रुकना चाहेगा। तो इस लॉ को बोलते हैं इनर्शिया। आप हिंदी में पढ़े होंगे जड़त्व के नियम। तो ये जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आता है, जड़त्व का नियम। अगर मान लो कि आप बस में ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो बस क्या है, स्पीड में है, अचानक ड्राइवर ने क्या मारी, ब्रेक, तो आप क्या करते हो, आगे की तरफ झुक जाते हो। क्यों, क्योंकि जो आप जब मूव कर रहे थे ना, तो आप जब बस मूव कर रही थी तो आप भी उसके साथ मूव कर रहे थे, ठीक है। बट लेकिन क्या हो गई कि बस में ब्रेक लगा तो बस रुक गई, लेकिन जो आपका वो जो था इनर्शिया, जड़त्व आप जिसे बोल रहे हो, तो वो अभी भी मूविंग वाला था, तो आपको क्या वो आगे धकेल देगा। तो वो चीज़ें होगा, वो सारी चीज़ें। तो इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि कोई कंबल है, ब्लैंकेट है, उसमें क्या है, धूल है ना, तो आप उसने कहीं पे टांग दिया और उसको पीट रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो जो धूलकन है उसमें क्या है कि वो रेस्ट में है। आप उसे क्या कर रहे हो, जब उस जो ब्लैंकेट को आपको जो पीट रहे हो, तो ठीक है, उससे क्या हो जा रहा है कि वो रेस्ट वाला पार्टिकल, ब्लैंकेट किस में आ गया, मोशन में आ गया, बट रेस्ट वाला पार्टिकल जो था वो रेस्ट में ही था, तो जड़त्व के कारण क्या होगा, उसको वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इनर्शिया के कारण। तो सेकेंड लॉ जो है फोर्स से रिलेटेड क्या है कि सेकेंड लॉ फोर्स का डिफिनेशन देता है कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, ये डेफिनेशन देता है सेकेंड लॉ। एंड थर्ड लॉ कहता है कि कोई एक क्या है, ये वॉल है या फिर ये ऑब्जेक्ट है, आप इस पर अगर इतना अमाउंट ऑफ F फोर्स लगा रहे हो ना, तो ये भाई साहब भी रुकेगा नहीं, ये भी F अमाउंट का फोर्स आप पे एक्सर्ट करेगा। आप इसी कारण है कि आप किसी को अगर कहीं पे अगर पंच करते हो तो आपको भी दर्द होता है। तो ये हो गया न्यूटन्स के लॉ। एक बार फिर से क्विकली देख लेंगे कि डेफिनेशन के बारे में, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो इनर्शिया को बताता है जब तक उसमें क्या ना लग जाए, एन एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। देन उसमें जो है वो अपनी टेंडेंसी को क्या करेगा, कंटिन्यू करना चाहेगा। देन जो है सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि वो फोर्स का डेफिनेशन देता है। द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स। एक्सेलरेशन किस पे, 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन ऑब्जेक्ट एंड मास। तो इसी में ऐसा आएगा कि आगे जो लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, कितना है, नेट फोर्स का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, मास का। तो ये हो जाएगा, दोनों को आप इक्वल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ma आ जाएगा। तो K कांस्टेंट आता है, लेकिन K की वैल्यू एक एज्यूम किया गया है। तो इसका जो फोर्स का जो यूनिट है उसको न्यूटन बोलते हैं। और फोर्स का जो ये क्या है, न्यूटन, उसका ऐसा यूनिट है। जब उसकी सीजीएस यूनिट के बारे में पूछेगा तो आप उसको डाइन बोलेंगे, DYNE, डाइन। तो जो है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन हो जाता है, 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। तो ये फैक्ट्स को याद रखेंगे क्योंकि कहीं भी ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन्स की जो थर्ड लॉ है उसके बारे में क्या बोलता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के बारे में बताता है, एंड इसको एक्शन एंड रिएक्शन लॉ बोलते हैं, ठीक। एंड जो अब आगे बढ़ते हैं कि मोमेंटम किसे कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट का मास m है और वो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो
उसका जो मोमेंटम होगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है v वेलोसिटी से और उसकी मास है m, तो उसकी मोमेंटम हो जाएगा mv, और मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, और उसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, m का kg हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, एंड मास इन kg। और जो है चेंज इन मोमेंटम को अगर देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मान लेते कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है कि वो यहाँ से A से B जा रहा है, ठीक है। इनिशियल में कितना था, मास तो उसका फिक्स रहेगा हमेशा, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो सकता है बट मास चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या है, मान लिया इनिशियल वेलोसिटी v एंड इसका u, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल v हो गया। तो इसमें क्या चेंज होगा, इनिशियली मोमेंटम क्या हो जाएगा u mu एंड फाइनल mu mb। तो क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो mb माइनस mu, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। m को कॉमन आप अगर ले लोगे तो यहाँ से क्या, m कॉमन लेने पे v माइनस यू इंटू एम बाई टी, तो v माइनस यू बाई टी को क्या बोलते हैं आप, एक्सलेशन बोलते हो। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, देखो आप ये यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम बी माइनस एम यू, एंड जो क्या हो गया कि फोर्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम बी माइनस एम यू बाई टी, एंड यही प्रोपोर्शनल इसके हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सीधा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। जो है चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो है दूसरा डेफिनेशन जो दे रहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कौन दे रहा है, चेंज इन मोमेंटम जो दे रहा है, सेकेंड लॉ का डेफिनेशन दे रहा है। तो इन चीज़ को याद रखेंगे। मैं जो है जो ये कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बेस जो है जीरो से मैंने स्टार्ट किया है, तो जीरो से ही आपको बता रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को देख लेंगे, अगर आपको आता है तो आप इनको थोड़ी स्पीड से भी जा सकते हैं, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन कर लेना। अब जो वर्क की बात करते हैं, वर्क का डेफिनेशन समझिए कि वर्क किसे बोलते हैं, कि जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है उस पर फोर्स लग रहा है, मान लें कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, यहाँ पे इस पर फोर्स लग रहा है F, और इसने ट्रेवल किया डिस्टेंस s, यहाँ पे आ गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस s है। तो अब इसमें जो वर्क होगा तो क्या होगा, F इंटू एस हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर कभी ये हमने ऐसा इंक्लाइन फोर्स लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा के हम खींच रहे हैं, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, प्लेन ऑफ एंगल इसके बीच में, तो एफ एस कोस थीटा हो जाएगा इसके वर्क। तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि अ फोर्स सेड टू बी वर्क if when acting there is a displacement of पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आप जिस पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स लगा रहे हो, तो उसके कारण जो है ना, उसमें क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, थोड़ी सी डिस्टेंस चलनी चाहिए, तब क्या माना जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट ने, उस फोर्स ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, तो इसलिए उसको वर्क डन माना जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस या फिर एफ कॉस थीटा एस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो ये फिगर की मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लगाया, और ये कितने एंगल में लगा, थीटा में, और ये ट्रैवल करके भाई साहब यहाँ पे आ गया, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, एस डिस्टेंस कवर की। तो इसने क्या कर लिया, कितना वर्क किया, एफ एस कॉस थीटा। और वर्क का जो यूनिट होता है क्या याद रखना आप, जूल। ये क्या है, ऐसा यूनिट है, बट इसका CGS भी याद रखना। CGS यूनिट क्या है वर्क का, अर्ग, ERG अर्ग। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। नाउ इसको क्या, आप अगर FS था, F इंटू एस को वर्क भी कह रहे थे, ठीक है, तो जो है F का यूनिट न्यूटन, एंड जो S है वो डिस्टेंस उसका यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर भी उसको कहते हैं। एंड पावर एंड एनर्जी देखेंगे, देन उसके बाद जो है क्वेश्चन आ जाएगा। जो पावर है, पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क कब हो रहा है, जब किसी पे फोर्स लगा रहे हो आप, वो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, तो उस पर क्या हो रहा है, वर्क। लेकिन कितने टाइम में कितना वर्क कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर बराबर क्या होगा, वर्क बाई टाइम। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। वर्क का यूनिट क्या बताया मैंने कि जूल बताया,
अब हो जाएगा इसका सेकेंड, ठीक। तो इस चीज़ को बोलते हैं पावर को बोलते हैं वाट। पावर का जो ऐसा यूनिट है वाट बोलते हो आप, ठीक। पावर का ऐसा यूनिट वाट हो जाएगा। एंड जो वाट को किस चीज़ में बोलोगे, जूल पर सेकेंड भी बोलोगे, या फिर क्या बोल सकते हो आप, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि न्यूटन मीटर किसका हमने बताया यूनिट, न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ वाट, इट्स यूनिट ऑफ एनर्जी अपॉन सेकेंड टाइम। तो ये हो जाएगा पावर का ऐसा यूनिट वाट हो जाएगा। एंड जो वाट को मेजर करने के लिए एक और यूनिट है जिसको आप एचपी बोलते हो, जो आपके जो छोटे जो मोटर्स होते हैं या फिर मोटर्स में जो यूज़ किया होता है, एचपी बोलते हैं इंडिया में। तो उसमें क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं उसको, हॉर्स पावर। इसका नाम जो हॉर्स पावर रखा गया है, बेसिकली इसको ये देखा गया है कि जो जितने पहले पुराने ज़माने में क्या होते थे घोड़े और हॉर्स होते थे, उनके जो खींचने की जो ताकत थी, तो उसी से जो रिलेटेड था ये रख दिया गया। और 1 HP जो है, 1 HP बराबर कितने होता है, 746 वाट होता है। आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। जबकि अब आते हैं एनर्जी जो है वो वेरियस फॉर्म में स्टोर्ड है, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज अ वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये सारे क्या है, एनर्जी के फॉर्म्स है। ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी, ईटीसी का कहने का मतलब कि इसके अलावा भी बहुत सारे वेरियस फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें क्या है एनर्जी के फॉर्म है। तो जो है यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी ये दो चीज़ से बना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से। जो है इन चीज़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ये किसी भी एग्जाम में आपको क्या सीधा एक स्टेटमेंट करके पूछ लिया जाएगा, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट जो है उन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसमें मास कुछ ना कुछ तो होगा, तो जो है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। तो मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो आप याद रखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगा ही। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, मान लेते कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ग्राउंड लेवल में है, अब उसने क्या किसी और पेड़ पे चढ़ गया उसने, ठीक है, कहीं और, या फिर किसी बिल्डिंग के हाइट में चला गया वो ऑब्जेक्ट, तो उसकी हाइट क्या हुई, एच से हाइट से बढ़ गई। जब भी ऐसा सिचुएशन रहेगा जो उसके पोजीशन में चेंज होगा, तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या, mg फोर्स हो गया, और h उसकी हाइट के कारण उसके स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ mv²। तो इन दोनों चीज़ को याद रखेंगे और दोनों चीज़ को सम्मिलित मिला करके कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे, अंडर अ फोर्स इज शिफ्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो उसके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर्ड होगा, स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, m मास हो गया, g ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हो आप, h हाइट हो गया। तो ये हो गए इतना। इसके अलावा भी जो वेरियस जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म हो सकते हैं, लाइक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों जो एनर्जी का कन्वर्जन के लिए जो वेरियस जो अपैरेटस है, डिवाइस है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड इन सबको क्या है कि आप याद रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आप मिस्टेक्स करके आते हैं और वो एक आधे नंबर के है आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर देता है। जो डायनामो जो डिवाइस है, तो डायनामो के बारे में देखेंगे। जो डायनामो जो डिवाइस है वो क्या करता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी को है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा कि आपके घर में जनरेटर वगैरह है, तो जनरेटर में क्या होता है कि उसमें क्या है, आप फ्यूल डालते हो, या फिर कोई आपके इसमें क्या है कि आपका ट्रैक्टर है या फिर गाड़ी है, तो उसमें फ्यूल डालते हैं। फ्यूल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में है फ्यूल। तो उसको क्या करता है, वो उसको चलने के काम करता है या फिर एनर्जी जनरेट करता है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है,
इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड थर्ड नंबर जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या करेगा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड लाउड स्पीकर क्या होगा, लाउड स्पीकर क्या है, जो साउंड, माइक्रोफोन क्या कर रहा था कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रह गया तो लाउड स्पीकर उसको क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है या फिर रिवर्स कर सकते हो आप। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। माइक्रोफोन एंड सोलर एनर्जी क्या करेगा कि जो है सोलर से जो रेडिएशन आती है उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है सोलर सेल। ट्यूबलाइट आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल बल्ब। नाउ इलेक्ट्रिकल सेल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। एंड वो किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड कैंडल में क्या है कि केमिकल जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। जबकि जो आप सितार जो बजाते हो तो वो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो है यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, जो प्लांट के द्वारा जो ग्रीन प्लांट के द्वारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। नाउ अब जो है कि ये अच्छा खासा टाइम ले लिया क्योंकि जो है काफ़ी चीज़ें जो है बहुत लोगों को नहीं आती है, तो उसमें क्या है थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। तो उन चीज़ों को मैंने ट्राई किया है कि जो बेस्ट पॉसिबल वे में है उनको एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है। तो आप जो है उनको अगर देखे होंगे तो आपके जो ये क्वेश्चन बैंक में जो डिफरेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखेंगे कि IAS में क्वेश्चन सीधे पूछ लिया गया। कौन सा क्वेश्चन है ये देखेंगे, ये कहता है अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन टू डूइंग। तो क्या करता है, जब मशीन होता है तो क्या करता है कि आपको जो काम करना है वो काम तो करता है, लेकिन क्या करता है वो आपका एफर्ट को कम कर देता है। तो सिंपल मशीन में क्या हो जाएगा कि द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स। तो यह क्या होगा कि आपकी जो है वही काम कर रहे हैं लेकिन आपको क्या थोड़ा कम काम करना होगा। तो इसके जो जैसे कि सिंपल मशीन का आपका एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि आप पुली देखे होंगे या फिर लेवर देखे होंगे या फिर व्हील देखे होंगे स्क्रू। तो आप क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लोड है तो पुली क्या करता है, आप थोड़ा सा एनर्जी लगाएंगे तो आपका काम कर देगा कौन, पुली कर देगा, एफर्ट लगाएंगे तो क्या करेगा, सिंपल मशीन क्या करेगा, आपका जो है सेम वर्क अमाउंट ऑफ वर्क कर देगा विथ लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने पे, एफर्ट लगाने पे। अब सेकेंड में क्वेश्चन है कि उसमें है कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस, मतलब कोई जो है वेट मेजर करने वाला सेंसिटिव बैलेंस है उसमें बैठा हुआ है, मतलब खड़ा है। इफ़ ही इनहेल्स डीपली, इनहेल्स करने का मतलब जो है वो एयर इनहेल कर रहा है, डीपली मतलब बहुत मतलब डीपली। द रीडिंग ऑफ बैलेंस क्या हो जाएगा कि एयर का कुछ ना कोई वेट है, तो क्या होता है कि उसमें जो है 1 लीटर का वेट कम से कम होता है 1 से 1.5 ग्राम के करीब होता है। एंड जो है वो एक आदमी जो की जो कैपेसिटी है वो कितना 5 लीटर तक का करीब वो जो है एयर को क्या करता है, इनहेल कर सकता है, ले सकता है ब्रेथ में। तो क्या हो जाएगा, तो मतलब वो कितना लगभग 5 से 7 ग्राम का उसका क्या वेट बढ़ने की चांसेस है। तो आप इस ऑप्शन से कहाँ क्या जाएंगे, तो इसका ऑप्शन क्या है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस इफ़ ही इनहेल्स डीपली। तो डीपली क्या करेगा तो इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होगा, रिमेन्स अनफेक्टेड नहीं होगा, में इंक्रीज और डिक्रीज। ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जो है आदमी जो इनहेल करेगा तो एक कैपेसिटी में एयर को इनहेल करेगा तो उसका वेट, रीडिंग का वेट बढ़ेगा। एंड जो है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंस बताया था कि जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो वेक्टर होता है, जिसमें सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होगा तो वो क्या हो जाएगा स्केलर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बताया था कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। इसमें बोला है कि नॉट वेक्टर क्वांटिटी के लिए बोला है, तो वॉल्यूम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम में किस क्या है सिर्फ एक क्वांटिटी
का अमाउंट है। 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो टाइम नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, एंड जो है डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड भी नहीं है, डिस्टेंस वो भी नहीं है वेक्टर क्वांटिटी। तो उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी टू डिस्प्लेसमेंट, आंसर। 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, प्रेशर। देन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फिर से भी पूछ लिया है कि ये देखिए IS प्री के 1997 में पूछ लिया, तो सीधा वेक्टर क्या हो जाएगा, मोमेंटम पे चले जाएंगे, बाकी ये सारे क्या है, स्केलर है। एंड 7 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड द रेशियो ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एम बी एंड वेलोसिटी का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, वी कट जाएगा तो एम बचेगा, तो मास का रेशियो है। एंड 8 नंबर क्वेश्चन करता है, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, बी। एंड जो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ नंबर रिप्रेजेंट्स, क्या कर रहा है, इफ नंबर रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की ये मान लेते हैं कि ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब की जब भी कोई लेंथ होता है एल होता है, ठीक है, उसकी जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 6L² होता है, और क्यूब की जो वॉल्यूम होता है वो L³ होता है। तो उसने क्या बोल दिया है कि इफ़ नंबर रिप्रेजेंट, नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट करेगा, इफ़ नंबर रिप्रेजेंट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर इक्वल, दोनों इक्वल है, देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब इन टर्म्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट। तो दोनों क्यों बराबर कर दिया, तो आप इसको क्या करेंगे, तो ये क्या करेगा, L³ है, ये L² है, तो L² कट जाएगा दोनों साइड, तो L बराबर 6 आ जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा, उसकी साइड की लेंथ हो जाएगी। ये देखिए IS में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए कि आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, L³ एंड सरफेस एरिया क्या है, 6L², दोनों को इक्वेट करने के बाद L=6 आ गया। एंड 10 नंबर कहता है एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स। देखिए ये जो है बहुत फेमस थ्योरी है आइंस्टीन का, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन का थ्योरी की एनर्जी ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसे तोड़ा जा सकता है। एंड 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द एनर्जी ऑफ विंड, जो विंड है, विंड क्या कर रहा है, बह रहा है मतलब उसमें वेलोसिटी है, तो क्या होगा, जब मैंने बोला था कि जब भी वेलोसिटी होगा तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। एंड 12 नंबर क्वेश्चन, विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड पावर में क्या होगा, किस फॉर्म के एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड वाले सेक्शन जब भी आएगा तो क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है वो, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ 13 नंबर, ये है मिलाने के लिए दिया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कि जो है कि क्या डिफरेंट जो है एनर्जी के फॉर्म्स दिया हुआ है और उसको दिया हुआ है डिफरेंट सेल। सबसे पहला कि सोलर सेल के बारे में दिया हुआ है, तो सोलर सेल है, लाउड स्पीकर है, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। तो सोलर सेल के बारे में क्या हो जाएगा, हीट टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, या फिर जो है सोलर सेल क्या करेगा, जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो एक का क्या होगा, एक का 4 हो गया, ठीक। एंड मास टू हीट, जो मास है उसको हीट में कन्वर्ट कौन कर रहा है, जो ये जो न्यूक्लियर आपका जो होता है एनर्जी वो करता है। एंड जो इलेक्ट्रिक टू साउंड, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको साउंड में कौन करेगा, ये लाउड स्पीकर कन्वर्ट करता है। एंड जो केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, तो वो करेगा फ्यूल कंबसन करेगा। एक ऑप्शन कोई फ्री रह गया, तो ये क्या हो गया आपका, बी नंबर ऑप्शन हो गया। आप इस चीज़ को देख लेंगे अच्छे से। 14 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बता सके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसके बारे में कहता है, इनर्शिया के बारे में कहता है, तो ऑप्शन बी ए। जबकि सेकेंड लॉ जो था वो फोर्स की डिफिनेशन देता था, एंड थर्ड लॉ क्या कहता था कि इक्वल एंड ऑपोजिट जो है क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन होगा।
15 as the train moving the head of passenger sitting inside leans to backward। मैंने बोला ना, हमने एग्जांपल में देखा था कि जो ट्रेन मूव करती है तो क्या हो जाता है, आदमी आगे या पीछे झुक जाता है, या फिर जब रेस्ट में रहता है या फिर चलती है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है इनर्शिया के कारण होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया किस लॉ के द्वारा? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के से मिलता है। एंड जो है ये स्टैटिक साइंस किससे रिलेटेड है? जो जब भी कोई बॉडी क्या है रेस्ट में है तो उससे स्टैटिक साइंस उससे आता है। एंड 17 नंबर देखेंगे आप, ये ISPT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अ मैन स्टैंडिंग ऑन कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सर्फेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाई विस्लिंग। मतलब उसमें क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये इंसान खड़ा है इस पर, तो इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो इस पर नॉर्मल लग रहा है और ये mg फोर्स लग रहा है, तो ये बैलेंस है, ठीक है। अब कह रहा है इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। देखिए, जब सिस्टम में कोई जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो उसमें मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व करते हैं। लेकिन यह है कब अगर उसमें क्या होगा, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये बात, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन कर रहा है क्या, ये मोमेंटम से रिलेटेड है और ये क्या जो है उसका फ्रिक्शन और जो फोर्स को जो बैलेंस कर रहा है, ये थर्ड लॉ को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि जो है ये नॉर्मल और ये mg जो है थर्ड लॉ को डिसाइड क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों क्या सही है, बट उसको क्या एक्सप्लेन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो इसलिए बी के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो देखेंगे कि जब इंसान वहाँ पे खड़ा है तो वो क्या है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। व्हाइल विस्लिंग क्या हो रहा है, अ मैन ब्रेथ एज ए प्रोपेलेंट टू प्रोपेल हिमसेल्फ, ठीक है। जब मोमेंटम की बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा, तो कंजर्व करेंगे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगा तो उसको कंजर्व नहीं करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगा है तो उसमें उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस। देखिए, जब भी वॉक आप या फिर चल रहे हो या फिर कुछ जब करना होता है तो वो जो डिपेंड करता है कि आप अगर किसी सरफेस पे चल पाते हो तो फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हो, ठीक है। तो आइस में क्या होता है कि हाई फ्रिक्शन होता है तो उसमें डिफिकल्ट होता है। तो क्या लिखा है, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस दैन द रोड बिकॉज, मतलब रोड में चलना आसान है और जो आइस में चलना डिफिकल्ट है। तो उसमें क्या होगा कि आइस में जो है बहुत ज़्यादा क्या है, उसमें फ्रिक्शन क्या है, आइस में बहुत कम है, वो स्मूथ है। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा तो उसके वजह से हम चलते हैं। तो क्या होगा, आइस हैज़ लेसर फ्रिक्शन दैन रोड। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। फिर से पढ़ लेंगे कि क्या लिखा हुआ फर्स्ट में। स्टेटमेंट में लिखा है, इन स्टार्टिंग ए लोडेड कार्ट ऑन हैज़ टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। मतलब इस स्टेटमेंट में कह रहा है, इन स्टार्टिंग ए लोडेड कार्ट वन हैज़ टू पुश हार्डर देन कीप मूविंग। मतलब ये क्या है कि मतलब कोई भी कार्ट है, ये क्या है कि मतलब अभी जो रखा हुआ है तो इसको जब इनिशियली आपको जो फोर्स लगाना होता है बहुत ज़्यादा लगाना होता है, ठीक। और जो है जब ये मूव करने लग जाता है तो ज़्यादा उतना फोर्स नहीं लगाना होता, ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक। तो ये कह रहा है कि फिजिक्स में इसका क्या सेंस है। तो फिजिक्स में दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का दो फॉर्म होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन की बातें हो रही, कुछ मत समझ में आना, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू एस से, क्योंकि म्यू से रिलेटेड जो होता है जो फ्रिक्शन होता है म्यू से डिनोट करते हैं उसका जो कोफिशिएंट होता है। और म्यू के से होता है, क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। तो जो है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब जो बॉडी जो क्या है मतलब रेस्ट में है तो उसको जो मूव करने के लिए जो जब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन किस चीज़ में ज़्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है किस चीज़ से, काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इसलिए ये नहीं है आंसर। द व्हील्स टेंस टू स्लिप, इनिशियली ये भी नहीं, गलत है। देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट मूविंग
मूविंग, ठीक है। जब कार्ट मूव करने लग जाएगा तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन पहले ज़्यादा था स्टैटिक फ्रिक्शन, अब उसमें कम हो गया, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्या कह रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसका लॉ था, न्यूटन का था, थर्ड लॉ। देखिए ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें कहता है 21 नंबर में, या IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, अ मैन जम्प्ड एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम स्टेशनरी बोट। ये क्या है, एक बोट है, मान लेते हैं ये आदमी नहीं इस पर कूदा, ये जा रहा है, दूसरा बोट है, ये 1 है ये 2 है, तो इस पर कूद जा रहा है, ठीक है। और ये स्टेशनरी क्या है, फ्रॉम स्टेशनरी बोट, इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और जो दूसरी वाली जो बोट है उसकी वेलोसिटी क्या बोलते हैं, 0.5 बोल दिया, ठीक। जो आदमी जो जिस वेलोसिटी से कूदा है, कितने 5 मीटर पर सेकंड से कूदा है, तो क्या हो जाएगा कि मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं, क्या कैसे, आप देखना कि जो है आदमी की वेलोसिटी की मास, मान लेते कि मास कितना हुआ, m हो गया, ठीक, एंड उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 5, और जिसमें कूद रहा है, किस पे कूद रहा है, इस बोर्ड पे, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M हो गया, तो कैपिटल M इंटू 0.5, तो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो M और M का जो है रेशियो मांगा है, तो 0.5 अपॉन ये 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा। देन कहता है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द मास ऑफ बोट ग्रेटर देन द मैन, तो मतलब कैपिटल M अपॉन M मांगा है, तो ये निकाल देंगे कैपिटल, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 0.5, तो 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, मतलब 10 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है, तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आप देख लेना सॉल्यूशन, वैसे अच्छे से बता ही दिया है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक ट्रक है, एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, क्या कर रहा है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इफ़ जो है इसको रोकने के लिए जो है इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जा रहा है, तो पूछ रहा है कि जो है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ट्रक से x एंड कार से जो है y एंड z से जो है मोटरसाइकिल से जो है z डिस्टेंस, तो उसमें क्या है कि कौन सा इसमें रिलेशन देखने के लिए करा। तो दोस्तों इस बात को याद रखेंगे, जब इक्वल काइनेटिक एनर्जी से कोई वस्तु मूव करेगा और उसमें इक्वल जो स्टॉपिंग फोर्स लगेगा, तो उसके द्वारा जो ट्रेवल जो डिस्टेंस होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा वो भी बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन सी। एंड 22 नंबर क्वेश्चन 23, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv², तो मतलब क्या है कि v² के डायरेक्टली, मतलब v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास इज इतना, तो वेलोसिटी क्या कह रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो रूट लगा दोगे आप दोनों में, तो रूट लगाने पे क्या हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा। नाउ 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइकिल एंड कार्स यूज्ड बॉल बेयरिंग, तो बॉल बेयरिंग जो यूज करने का जो कॉन्सेप्ट है क्यों किया जाता है, तो आप इस चीज़ को सीधे याद रखेंगे कि जो ये यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो है द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड जो एक्सल, व्हील जो होता है और उसके जो एक्सल जो है उसके बीच का जो इफेक्टिव जो क्या है एरिया का जो है उसको क्या करता है, उसको घटाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, अ पर्सन सिटिंग इन अ कार विच इज इन रेस्ट, मतलब कार क्या है, रेस्ट में है और उसमें बैठा हुआ है। द रिएक्शन फ्रॉम द रोड टू ईच ऑफ 4 व्हील द कार इज, मतलब हर एक जो टायर में है जो रिएक्शन क्या लग रहा है ऊपर ग्राउंड के उसके द्वारा आर लग रहा है, रिएक्शन आर। व्हेन द कार रन्स ऑन स्ट्रेट लेवल रोड हाउ विल द रिएक्शन एट आइदर ऑफ द फ्रंट व्हील वेरी, मतलब फ्रंट व्हील में किस तरीके से वो वेरी करेगा, ठीक है। देखिए ये कार है मान लेते, तो ये कार जब भी मूव करेगा तो क्या हो जाएगा कि स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्टिंग में हमेशा ज़्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, और किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। अब जब मूव कर रहा है वो चलने लगा है तो उसमें क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन की क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा, तो इट विल बी लेस
देन आर, मतलब जो है पहले जो आर लग रहा था अब उससे कम हो जाएगा। 26 नंबर क्या कह रहा है, एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड, मतलब कोई टैंक में क्या है, ऑयल है भरा हुआ, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन से जा रहा है। तो क्या होगा, जब भी ऐसा होता है तो क्या कहता है कि ऐसे जो है ऑयल क्या होता है, ऐसे एक बाउंड्री बना लेता है, एक किस में एक कर्व बना लेता है, एक इंक्लिनेशन में आ जाता है, इस जो मूविंग जो उस मोशन है उसके कारण। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पूछ रहा है आपको द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल देन द रिमेन हॉरिजेंटल, गलत है, हॉरिजेंटल नहीं होगा, इंक्लाइन ही होगा। इज इंक्लाइन टू द हॉरिजेंटल विथ स्मॉलर डेप्थ एट द रेयर एंड, जो ये जो रेयर एंड है यहाँ से आप देख रहे हो तो ये रेयर एंड ये है, तो यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है, तो इज इंक्लाइंड टू हॉरिजेंटल विथ लार्ज डेप्थ एट द रेयर एंड, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एजिम पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक नहीं, लेकिन इसका ये बेस्ट ऑप्शन होगा जो सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन जो है ये सीधा देख लेंगे कि कह रहा है कि फोर व्हील व्हीकल मूविंग इन शार्प सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि हाई स्पीड है, उसमें क्या कर रहा है, ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर जो है व्हील के कारण ही क्या होगा, ओवरटर्न होगा, ये सही बात है। ओवरटर्न अबाउट इनर, तो ये गलत हो गया, तो मतलब दो, एक सही है मेरा, दो गलत है, दो गलत को हटा दो और एक सही है, तो मतलब ए हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, बाकी के बारे में उतना नहीं पता। तो ये क्या है कि स्किड आउट का क्या होगा, मूव करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। नाउ 28 नंबर क्वेश्चन की जो है इसमें सीधा पूछ लिया है कि अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस और बॉल कम्स टू नेट, मतलब बॉल बल्लेबाज क्या है, उसको बॉल को आ रहा है, उसको हिट कर रहा है और कुछ देर क्या है कि बॉल ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है। तो क्या होता है कि बॉल में क्या होता है, बॉल उस चीज़ को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा होता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि क्या है उसमें, और मतलब क्या होगा उसका ऑप्शन। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, ये गलत है। कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल, ये भी गलत है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, तो सी ऑप्शन से करेक्ट है। देन 29 की जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सलेशन, एक्सलेशन का कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो एक्सलेशन के लिए बता सके बी माइनस यू बाई टी, तो जहाँ भी देख रहा है वो करेक्ट एक्शन है ए की। एंड 30 नंबर क्वेश्चन द वर्किंग प्रिंसिपल और वॉशिंग मशीन जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो मिल्क से जो वो निकालते हैं मक्खन, क्रीम जो निकालते हैं वो होता है सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन, मतलब जो है उस मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है कि जो होता है सेपरेशन ऑफ आइस फ्रॉम मिल्क से जो बाई चर्निंग मेथड से द्वारा क्या करते हैं, मिल्क से क्या निकालते हैं, आइस निकालते हैं। तो जो है सीधा सेंट्रीफ्यूगल रखेंगे याद। तो इसमें दो चीज़ें, एक सेंट्रीफ्यूगल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल जो है, ये चीज़ों को याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ जाना था, तो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आप इसको जहाँ भी चीज़ें नोट डाउन करना है आपको कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स बहुत सारे मिले होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।